नमस्कार दर्शकों, मैं आज फिर आ गया हूँ जेडी न्यूज़ जबरदस्त न्यूज़ लेकर आपके सामने कांग्रेस के मुख्य कार्यालय पर, जो कि आज 29 विधानसभा का घोषणा पत्र जारी करेंगी प्रियंका गांधी। जो कि आपने देखा था कल की डेट में बीजेपी ने और सपा ने अपने अपने संकल्प पत्र और अपने जो वचन पत्र होते हैं वो दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए थे। आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज घोषणा पत्र जारी करेंगी। देखते हैं कुछ नया लेकर आएंगी कैसे क्या। सर इसका यार ये लगा लिए ना प्लेट आपकी हो गया। उत्तर प्रदेश की महबूब नेता जिन्होंने लगातार सड़कों पर संघर्ष किया, किसान, नौजवान, गांव गरीब की आवाज उठाई, कभी डरी नहीं दबी नहीं, जेल तक की यात्रा तय की और जनता के बुनियादी सवालों पर लाठी डंडे भी खाए, लेकिन इस सरकार के दमन का मुंहतोड़ मुकाबला किया, उत्तर प्रदेश की आवाज बनी। मैं चाहूंगा आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आए और अपने जन घोषणा पत्र को हम सबके बीच में रखें। धन्यवाद लल्लू जी, सलमान साहब, मुनिया जी, वसीमुद्दीन जी, मुमताज जी, मोना जी, सुप्रिया जी, सारे उपस्थित नेतागण और मीडिया के मेरे बहन भाई, आप सबका इस घोषणा पत्र के जो इवेंट में आप सबको बहुत सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ। जैसे सलमान साहब ने आपको बताया कि जो ये उन्नति विधान है, जो हमारा शक्ति विधान है और जो भर्ती विधान है, ये जितने भी घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं और इनमें जितने भी सुझाव हैं वो हमें यूपी की पब्लिक से मिले हैं। हमने पिछले मेरे ख्याल से 1.5 साल से ये कोशिश की कि हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएं, हमारे नेता, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी जाए और सबसे चर्चा करके जो उनके अहम मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने का काम कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा करके तभी ये सारे सुझाव इस घोषणा पत्र में आए हैं। दूसरी पार्टियों की तरह हमने अन्य पार्टी के सुझाव लेकर अपने घोषणा पत्र में नहीं डाले। हमने जो भी इसमें डाला है वो पब्लिक की ही आवाज है। जैसे लल्लू जी ने कहा, हमने पिछले 2 सालों से बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमारा संघर्ष पब्लिक के संघर्ष के मुकाबले में कुछ नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की जनता आज संघर्ष कर रही है, जितनी परेशानियां को झेल रहे हैं, वे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा, उसके बाद महंगाई का मुद्दा, इन दोनों को निपटाने के लिए इनको कैसे हम इन समस्याओं को किस तरह से हम सुलझाएं, उसके लिए हमने बहुत चर्चा की और हमने काफी इस विधान में भी और जो भर्ती विधान है, शक्ति विधान है, उसमें भी हमने इसके बारे में अपनी घोषणाएं की हैं। तो मैं कुछ मुख्य बिंदु इस घोषणा पत्र के मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी प्रतिज्ञाएं थी, जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन एक बार दोहराना चाहती हूँ मैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहां भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिसको कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी, उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत
बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे, या और रोजगार हम माफ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोजगार पहले के जो आरक्षण है उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। अगर कोई भी बीमारी हो तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त मिलेगा। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाए। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जिन जिन को आवारा पशुओं के नुकसान को झेलना पड़ा है उन्हें 3,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और एक गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके काफी ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है और फिर उस गोबर को वर्मी कॉम्पोस्टिंग में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे बहुत सुविधा होती है छोटे और मझोले उद्योगों के लिए। देखिए, हम सबने देखा है, आपने हाल ही में बागपत में छोटे व्यापारी की हालत देखी और हम सब ने वो बहुत ही दुखद घटना एक तो फेसबुक पे लाइव हुई और हमें पता चला कि उनकी पति की मृत्यु भी हुई है। बहुत ही ज्यादा दुखद ये घटना हुई, लेकिन ये हम पूरे प्रदेश भर में देख रहे हैं। चाहे मैं नोएडा में गई प्रचार करने के लिए, चाहे मैं बुंदेलखंड गई, चाहे झांसी में थी, चाहे यहाँ पे लखनऊ में हूँ, चाहे जहां भी मैं जा रही हूँ, ये देखने को मिल रहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं और मझोले व्यापारी हैं वो एकदम इतने त्रस्त हैं और परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए एकदम कोई भी सपोर्ट समर्थन सरकार की तरफ से नहीं आया। और चाहे नोटबंदी हो, चाहे उसके बाद जीएसटी हो, और उसके बाद जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ, सबसे बड़ा प्रभाव इन्हीं व्यापारियों पे हुआ। तो चाहे छोटे दुकानदार हो, छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, बहुत ही ज्यादा असुविधा हुई। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत दुख की बात है कि इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिला। और इस बजट में जो 2-3 दिन पहले आई, उसमें भी आपने देखा होगा कि जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, उनके लिए तमाम योजनाएं, तमाम समर्थन और हर चीज लिखी गई, लेकिन इन छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं लिखा गया, गरीबों के लिए कुछ नहीं लिखा गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक खास मदद हम छोटे व्यापारियों की करें। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो पारंपरिक क्लस्टर्स होते थे, जैसे मुरादाबाद में पीतल का क्लस्टर, कानपुर में लेदर, इनको हम और मजबूत बनाएं। और इसमें नौजवानों को, अगर नौजवान अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, यूनिट खड़ा करना चाहता है, उसके लिए हमने भर्ती विधान में ऑलरेडी बोला था कि हम किस तरह की सुविधाएं देंगे। जैसे उनको लोन मिलेगा 1% ब्याज पे, और किस तरह से हम उन क्लस्टर्स को डेवलप करेंगे ताकि उन क्लस्टर्स में जितनी भी सुविधाएं हैं इंडस्ट्री के लिए वो मिले और पूरी तरह से इन छोटे व्यापारियों की मदद हो। श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है कि आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण कई चरणों में किया जाएगा। सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। तो ये हमारे इस उन्नति विधान में है कि हम आउटसोर्सिंग बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आस्ते आस्ते
एक एक करके कुछ चरणों में जितने भी आउटसोर्स्ड हैं और अभी संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण हो। नियमितीकरण से उनका जो मानदेय है वो सम्मानजनक बन जाएगा और अन्य सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। रसोईया का जो मानदेय है उसको हम 5,000 रुपए तक प्रतिमाह बढ़ाना चाहते हैं। जहां तक शहरी विकास की बात है, झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार दिया जाएगा। झुग्गी वाली जमीन आपके नाम की जाएगी और मध्यम वर्ग को किफायती आवास के लिए भूमि को और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन मैं ज्यादा समय अभी नहीं लेना चाहती। जो मुख्य बिंदु है ग्रामीण विकास में, ग्राम प्रधान का वेतन हम 6,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाना चाहते हैं और चौकीदारों का वेतन 5,000 रुपए प्रति माह तक। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बजट में पैसा एलोकेट किया जाता है वो काफी कम है उत्तर प्रदेश में। हम इसको 5% बढ़ाना चाहते हैं। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। शिक्षा में स्कूल फीस में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है उस पर नियंत्रण किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर इंटरनेट व अन्य सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए जाएंगे। शिक्षकों के खाली कुल 2 लाख पदों को भरा जाएगा। एड हॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्र को, ये प्लीज ध्यान से सुनिए, एड हॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का अनुभव व सेवा अनुसार नियमितीकरण किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिमांड था और शिक्षा मित्रों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली, बहुत सारी शिक्षा मित्रों से मिली जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़े, कि उनका नियमितीकरण किया जाए। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हमने आपकी आवाज सुनी और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम आपके लिए करके दिखाएंगे। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के खाली पद जो है वो भी भरे जाएंगे। सामाजिक न्याय के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अति पिछड़ों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का सब कोटा बनाया जाएगा। निषादों को नदियों से संसाधनों पर अधिकार मिलेगा। अति पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति, हॉस्टल्स जैसे लक्षित कार्यक्रम इस उन्नति विधान में है। कारीगरों व बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट। तो ये मुख्य बिंदु है। मैं कहना चाहती हूँ और मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि चुनाव के समय हमें विकास की बात करनी चाहिए। हमें उन मुद्दों को उठाना चाहिए जिससे आपका जीवन बेहतर बने। जहां जहां मैं जाती हूँ मैं पूछती हूँ 5 सालों में आपका जीवन बेहतर हुआ, आपको सुविधाएं मिली? और एक जगह नहीं है, एक घर नहीं है, एक परिवार नहीं है जो मुझे इस सवाल के जवाब में हाँ कह सकता है। सब कहते हैं, कई नौजवान हैं, लोग कहते हैं कि ठीक है राशन मिल गया, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि हम राशन से क्या करेंगे? ठीक है थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन हमें हमारी प्रगति कैसे होगी? हम सक्षम कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे? तो बार बार हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, हम एक सकारात्मक प्रचार करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात हो, आपकी जनता की बात हो, आपके विकास की बात हो। और मैं जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सारे राजनीतिक दलों से विकास पर अपने जो मुद्दे हैं, आपके मोहल्लों में, गलियों में नल क्यों नहीं है, सड़कें क्यों नहीं बनी है, बिजली क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, शिक्षा की सुविधा क्यों नहीं है, सेहत के लिए क्या सुविधा है, ये सब सवाल आप उठाएं और उनको मजबूर करें कि इन सवालों पे चुनाव लड़ा जाए। तो आशा है कि हमारा जो घोषणा पत्र है इसमें आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान की बात है। आप सब इसको ध्यान से पढ़ेंगे और वोट डालने के समय भी इस पर आप अपना ध्यान आकर्षित करें। हम लोग एक एक करके सवाल लेंगे और पहले इसी विषय पर अगर आप सवाल पूछेंगे उसका स्वागत है। एक एक करके
एक एक करके विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। अभी आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया, उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा, क्यों? अब हिजाब पर बहस छिड़ गई है। अच्छा, क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? हाँ? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है। देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप कहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पूछिए सवाल, विषय पे सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा। भारत में बहुत बड़ी आबादी है। गलत कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, थोड़ा सा अनुशासन रखिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। पूछिए आपका सवाल क्या है? भारत में बहुत बड़ी आबादी है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। भारतीय जनता पार्टी जो बताती है जिस तरह की तरीके से कि जो आबादी है, जो बैठ के बोल लो, बैठ के। पार्टी ये कहती है कि जो बेरोजगारी दर है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है उत्तर प्रदेश के बाद। लेकिन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 33% यहाँ पर जो है वो बेरोजगार है। तो क्या जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जाते देखिए, हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करती, तो मैं उनके आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं करती। हम जो आंकड़े हमारे उन्नति विधान में है, वो जो एक्चुअल आंकड़े हैं वही हैं, उन्हीं पर हमने सब बातें की है। तो मैं उनकी बात नहीं कर सकती। वो कौन से आंकड़े देते हैं? वो तो कहते हैं कि सब खुशहाल है, वो तो कहते हैं कि बहुत प्रगति हो रही है। मैं घर घर में जाती हूँ और कुछ नहीं है, महंगाई से लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। जी, आपका सवाल पूछिए। अभी रुक जाइए आप प्लीज। पूछिए सवाल। मैं बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। जी जी, आपका सवाल छत्तीसगढ़ के बारे में है। आप छत्तीसगढ़ जाके पूछ लीजिए। जो हम कर रहे हैं इस तरह से पत्रकार वार्ता नहीं होती है। आप अपने साथियों के साथ गलत कर रहे हैं। पूछिए आपका सवाल। जी, और पुरानी पेंशन स्कीम पर क्या मत है? पक्ष में है, विपक्ष में है, या कोई बीच का रास्ता है? देखिए, हमने इसमें बहुत चर्चा की, क्योंकि इतनी डिमांड आ रही थी कि पुरानी पेंशन पे हमें वापस जाना चाहिए, जो पुरानी स्कीम है। हमने बहुत चर्चा की। हम सोचते हैं कि इसमें एक मध्य का रास्ता निकाला जा सकता है, जिस तरह से जितना सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मेरे ख्याल से आपके सवाल के जवाब में एक मध्य का रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा।